इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। शाहजहांपुर में स्कूल बिल्डिंग का लिंटल गिरने के हादसे में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। लखनऊ से आई एनडीआरएफ और एसटीएफ की टीमों ने करीब 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरा मलबा हटाने के बाद एक भी मजदूर मलबे में नहीं मिला, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 4 बजे बंद कर दिया गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 15 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे बरेली रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद देर रात कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने फिलहाल किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। मुआवजे का आपको बता दें कि घटना थाना आरसी मिशन के मेजबान होटल के पास की है। नवनिर्मित दून इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग का लिंटल भरभराकर गिर गया था। इस हादसे में प्रथम दृष्टया स्कूल मालिक, ठेकेदार, आर्किटेक्ट दोषी पाए गए हैं। वहीं प्रशासन ने केस दर्ज करते हुए आरोपी ठेकेदार राजीव को हिरासत में लिया है। लोगों की मदद होनी चाहिए और जो भी इनको ज़रूरत हो, विशेष रूप से दवाई और सेवा, वो अस्पताल से तुरंत मिलनी चाहिए। जहाँ तक कि इस घटना की बात है, वो तो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। जांच के बाद कार्रवाई भी होती है। तो देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 4 बजे तक ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। 3 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मलबा हटाने के बाद अब रेस्क्यू पूरा हो चुका है और पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है। कहा जा रहा है कि स्कूल मालिक, आर्किटेक्ट, इन तमाम लोगों की लापरवाही सामने आई है। शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अब इस पूरे मामले में जिस तरह से कई लोगों की संलिप्तता सामने आई, उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, कार्रवाई की बात भी कह दी गई और कार्रवाई हो भी रही है। आगे क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? मोनिका, अगर बात शाहजहांपुर बिल्डिंग हादसे की करें तो इसकी अपडेट फिलहाल ये है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। ये आशंका जताई जा रही थी कि इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ, यह वही बिल्डिंग है जहाँ पर आज सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ लोग और भी इसमें दबे हो सकते थे, लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम थी, जो एसडीआरएफ की टीम थी और आईटीबीपी के जो रेस्क्यू टीम थी, उसने सुबह 4 बजे तक इससे जो मलबा है उसको निकाला, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति इसमें दबा नहीं मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी, इतना बड़ा हॉल बिना किसी बेस के बनाया जा रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और शायद यही कारण है कि इस हादसे के प्रथम दृष्टया जिम्मेदार जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, जो टायर व्यवसायी जसप्रीत साहनी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जिस आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग का नक्शा बनाया था और जिसके निर्देशन में ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो ठेकेदार मौके पर मौजूद था, काम करवा रहा था, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। तो अगर बात करें तो जो ठेकेदार है, मेट है, उसको पुलिस का हिरासत में लिया गया है। साथ ही जो इस बिल्डिंग का मालिक है, उसके भी परिजनों को हिरासत में कल देर शाम ही पुलिस ने ले लिया था। अब उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं और उनमें कार्रवाई के तौर पर एफआईआर दर्ज की गई और फिर जांच की बात कही गई। लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई करती है पुलिस इस मुकदमा दर्ज करने के बाद, क्योंकि यह शहर जो है, यहीं से सूबे के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना रहने वाले हैं। और कल देर शाम वो भी यहाँ पर जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और यहाँ पर मौजूद स्थानीय प्रशासन के साथ शासन स्तर से भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम को मौके पर भेजा था, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी काफ़ी लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि वो नहीं निकले, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर गंभीर थे। ऐसे में वो भी यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने
उन्होंने खुद सुरेश खन्ना ने ये माना था कि एक बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है, ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन राजीव, उससे भी बड़ी बात ये कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, जो भी निर्माण कार्य चलाए जाते हैं उसमें किस तरह से लापरवाही बरती जाती है, उसका ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। निश्चित रूप से मैं उनका, चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें या अब शाहजहांपुर की बात करें, लगातार जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उनके गिरने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में अगर स्थानीय प्रशासन द्वारा बात करें तो उनका ये साफ कहना रहता है कि क्योंकि ये निर्माण निजी संस्थानों द्वारा, निजी व्यक्तियों द्वारा कराया जाता है, ऐसे में प्रशासन कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस मामले में भी जो ये शाहजहांपुर में हादसा आया, इसमें भी जिलाधिकारी का ये कहना है कि जो सरकार के लोग और जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को और समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से ये लिंटल जो है वो भरभरा कर गिरा, जिसमें 3 मजदूरों की दबकर मौत हुई है। निश्चित रूप से मैंने कहा, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग मौजूद हैं और यह वही बिल्डिंग है। करीब इतना बड़ा हाल होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ऊंचाई पर एक भी बेस बीच में नहीं बनाया गया था, कोई पिलर नहीं बनाया गया था और इससे एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी छत ढाली जा रही थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ करीब 50 से 60 मजदूर ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई बेस नहीं था। सबसे हैरत की बात है कि इतना बड़ा हॉल बनाने के दौरान भी बिना बेस के इसकी छत की ढलाई की जा रही थी और शायद यही कारण है कि जो आर्किटेक्ट थे उसकी बड़ी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ और इसमें जो मजदूर थे हादसा हुआ है। राजीव, बिल्कुल ये सही बात है। आएंगे हम आपके पास दोबारा। फिलहाल शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, एक के बाद एक जो निर्माण किए जा रहे हैं, निर्माणाधीन बिल्डिंग होते हैं, वो भरभरा कर गिर रहे हैं। कहा जाता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना को अंजाम देने से पहले ठेकेदार सोचे, इस तरह के निर्माण को करने से पहले 10 बार सोचे क्योंकि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है कि ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? और देखिए, सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की इमारतों को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले जो उसमें जिम्मेदारी होती है वो उस इलाके की अथॉरिटी की होती है, क्योंकि बिना अथॉरिटी की इजाजत के नक्शा पास नहीं हो सकता और बिना नक्शा पास किए आप इमारत नहीं बना सकते। यानी कि सबसे बड़ी चूक अथॉरिटी नक्शा पास कराने में ही करती है, क्योंकि जिन इमारतों को बनाया जा रहा है जब उसके बनाने की बात को वो अथॉरिटी को बताते होंगे तो ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की है कि वो अप्रूव्ड एक नक्शा बनाए, वो बताए कि देखो इतनी इंच की नींव भरो, इतनी मोटी दीवार बनाओ, इतने मोटे बीम डालो, इतने का मटेरियल लगाओ। लेकिन सबसे बड़ी चूक वही होती है, नक्शे को पास कराने में जो जेबें गर्म करना शुरू होती हैं वो इमारत बनने तक जारी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो रहती है वो जिला प्रशासन की रहती है। जहां पर ये इमारत गिरी है, जहां पर ये इमारत बन रही थी मोनिका, ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुपे में बन रही हो या कहीं कोने में बन रही हो, एक बड़े चौराहे पर वो इमारत बनाई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यही है, क्या वहां से कभी एसपी साहब की गाड़ी नहीं निकली? क्या वहां से कभी डीएम साहब नहीं गुजरे? क्या कभी वहां से अथॉरिटी के अफसरान नहीं गुजरे जिन्होंने देखा नहीं कि इस तरीके से इतनी बड़ी इमारत इलीगल तरीके से बन रही है, असंवैधानिक तरीके से बन रही है, अवैध रूप से बन रही है? सबसे बड़ी जिम्मेदारियां इन अधिकारियों की हैं जो ठेकेदारों पर अंकुश नहीं लगाती हैं, घटनाओं के बाद सीख नहीं लेती हैं। अब इसी घटना में अगर ठेकेदार पर जिम्मेदारी तय कर दी जाए, अगर उस इमारत के मालिक पर जिम्मेदारी तय कर दी जाए, 2-4 को आप जिम्मेदार बनाकर उन पर आरोप तय करके जेल भेज दीजिए तो कम से कम दूसरे ठेकेदार सीखेंगे। मोनिका, हमें आपको इस बात पर डिस्कशन करते हुए वक्त हो गया। आप याद कीजिए, इससे पहले दिल्ली के शाहबेरी में इमारत गिरी थी, गाजियाबाद में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। शबाब, ये सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा मलबा हटाने के बाद रेस्क्यू जरूर खत्म हो गया, लेकिन कई सवाल इस घटना ने एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब अब ढूंढना होगा। अगली खबर की बात, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी इनोवा गाड़ी और ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इनोवा गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टकराई है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में यह भीषण हादसा हुआ है। तो एक और बड़ी घटना हुई है इस हाईवे पर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जहां पर आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक भीषण हादसे हो रहे हैं।
4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली से लखनऊ इनोवा गाड़ी जा रही थी जो एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई और इतना बड़ा हादसा हुआ है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक इस हाईवे पर जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसके बाद ये जांच का विषय बनता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी जो है वो किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी और इस टक्कर में भीषण टक्कर की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये दिल्ली से लखनऊ गाड़ी जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई है। आरिफ से बात करते हैं। आरिफ, घटना के पीछे की वजह क्या देखने को मिल रही है और फिलहाल घायलों की हालत के बारे में क्या जानकारी है? मोनिका, अभी घटना के बारे में ठीक तरह से कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो पुलिस का कहना है व कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ गाड़ी फूटी हुई मिली है, आगे का हिस्सा पूरा डैमेज है। आशंका जताई जा रही है किसी वाहन में ये पीछे से टकराई है, लेकिन जिस वाहन से टकराई है वो वाहन मौके पर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने 5 जो घायल है उनको आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति बेहद क्रिटिकल है। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी एक्सप्रेस वे हटवा दी है और जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। जी आरिफ, ये तमाम लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं? मृतकों की पहचान हो गई है? उनका ये लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं। दिल्ली से इटावा जा रहे थे, किसी फंक्शन में उनको आज शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल अभी जितने भी लोग घायल हैं कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है, बेहद गंभीर है। किस तरह से ये हादसा हुआ, कैसे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, अभी कोई घायल बताने की स्थिति में नहीं है। जी धन्यवाद इस तमाम जानकारी का आपका आरिफ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी सीएम और गुजरात सीएम के बीच आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम विजय रूपाणी और सीएम योगी गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले की हो रही घटनाओं पर बातचीत करेंगे। यूपी और बिहार के लोगों को गुजरात से निकाले जाने पर दोनों सीएम चर्चा करेंगे। इसके बाद आज दोनों राज्यों के सीएम संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि गुजरात सीएम रूपाणी सीएम योगी को गुजरात आने का न्योता भी देंगे। सीएम रूपाणी सीएम योगी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देंगे। सीएम रूपाणी के साथ 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजधानी पहुंचा है। इसके साथ ही सीएम रूपाणी का गुजराती समाज के लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे दोनों सीएम। वहीं गुजरात के सीएम के राजधानी पहुंचने पर उन्हें कांग्रेसियों ने काले झंडे भी दिखाए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लखनऊ दौरे पर कांग्रेसियों ने क्यों विरोध कर रहे? विजय रूपाणी का विरोध था, आराम से, इसलिए विरोध था। विरोध है विजय रूपाणी की सरकार में यूपी के लोगों को भगाया जा रहा है, यूपी बिहार के लोगों को भगाया गया। केवल साफ तौर से कांग्रेसी करीबन 1 दर्जन की संख्या में यहाँ पर आए थे, जो लखनऊ के लोरेटो चौराहे पे तमाम जगहों पर छुपकर विजय रूपाणी का विरोध कर रहे थे। हालांकि एलआईयू को इसकी पहले ही जानकारी मिल गई थी, लिहाजा इन सभी कांग्रेसियों को आसपास से खदेड़ दिया गया था। लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि ये चौराहा जो है वो तकरीबन 5 जगहों से खुलता है। ये जो रास्ता जाता है वो कैंटोनमेंट की तरफ से जाता है, जिधर से विजय रूपाणी आए थे। दूसरा रास्ता ये हजरतगंज की तरफ से जाता है, जहां पर कांग्रेसी जो है छुप कर इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही विजय रूपाणी का काफिला 5 कालिदास मार्ग की तरफ रवाना हुआ, उसी समय ये कांग्रेसी जो थे वो बाहर निकले और उन्होंने काले झंडे दिखाकर विजय रूपाणी का विरोध किया है और विजय रूपाणी वापस जाओ जैसे नारे लगाए हैं। ये लोग सीधे तौर पर गुजरात में जो उत्तर भारतीयों को वहां से जो खदेड़ा जा रहा है, जो बाहर निकाला जा रहा है, उस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो विपक्ष अपनी भूमिका हर जगह निभाता नजर आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाब जुड़े हुए हैं अपडेट के लिए। शबाब, सबसे अहम बात यह कि आज बैठक होने वाली है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक कब तक शुरू होगी?
और देखिए सुबह 10 बजे से मोनिका ये कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले 10 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच कालिदास मार्ग पर मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। इसके बाद 11 बजे दूसरा कार्यक्रम है, पब्लिक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें विजय रूपाणी कुछ लोगों से मुखातिब होंगे। इसके बाद 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें विजय रूपाणी और योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। इसके बाद कुछ गुजराती समुदाय के लोगों से विजय रूपाणी मुलाकात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद 4:30 बजे उनके लौट जाने का कार्यक्रम है। ज्यादातर कार्यक्रम जो हैं वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखे गए हैं, जहां पर 11 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। 10 बजे विजय रूपाणी और योगी आदित्यनाथ पांच कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे। इससे पहले देर शाम गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लखनऊ पहुंचे थे और जैसा कि तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह कांग्रेसियों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया था, जमकर नारेबाजी की थी। पांच कालिदास मार्ग के पास में ही ये सारे कांग्रेसी इकट्ठा हुए थे, जहां पर उन्होंने विजय रूपाणी के काफिले पर जोरदार तरीके से जो है हल्ला बोला था और वापस जाओ तो ऐसे नारे लगाए थे। शाम को भी एक मुलाकात विजय रूपाणी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई थी। एक मूर्ति जो थी वो भेंट की गई थी विजय रूपाणी की तरफ से। और जो बात आप पहले कह रही थी कि आज की मुलाकात कई मामलों में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस नजरिए से कि गुजरात में जो उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, जो उनको वहां से निकाला जा रहा है और एक बड़ी संख्या है उत्तर भारतीयों की जो वहां से विस्थापित हो रही है, उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। शुक्रिया शबाब इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शबाब हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गुजरात के सीएम और यूपी के सीएम की आज की बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है। बहराइच में सार्वजनिक स्थानों पर गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर का सर कलम करने का 1 करोड़ का इनाम देने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड संगठन ने गुजरात में यूपी बिहार के मजदूरों को वहां से मारकर भगाने के विरोध का ये तरीका अपनाया है। हालांकि पुलिस मामले में तहकीकात कर रही है। पद्मावती यूथ ब्रिगेड के नाम से पोस्टर चस्पा किया गया है, जिसमें गुजरात के माननीय विधायक अल्पेश ठाकुर के संबंध में टिप्पणी है, जो किसी भी रूप से वैधानिक नहीं कही जा सकती है। इस मामले में किसी प्रकार की वैमनस्यता न हो, इसलिए थानेदारों को निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसा कहीं पोस्टर पाया जाता है तो उसको तत्काल हटवाएं।